Is the power of the parliament to amend the constitution limited by the constitution? Should there be balance between fundamental rights and directive principles for state policy? क्या संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है? क्या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए? इन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को समझने के लिए हमें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के यानी कि सर्वोच्च अदालत के एक और महत्वपूर्ण फैसले को समझना होगा, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ ग्रोथ माउंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर करने जा रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ ध्रुव जानी। जैसे आपको मालूम है कि इन विशेष श्रृंखला के तहत अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों का यहाँ हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका आप कह सकते हो कि एनालिसिस करते हैं, जिसे पृथक्करण कहते हैं, जो भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के संविधान के स्वरूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और जिन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी माइलस्टोन चीज़ें प्रस्थापित की हो। अलग अलग संवैधानिक प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मिलता है। तो हम लोग दरअसल इन फैसलों के जरिए उन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न, उन दुविधाओं को एड्रेस करना चाहते हैं, उनका समाधान हम लोग चाहते हैं और इसीलिए प्रति एक लेक्चर में एक उपाख्यान के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला हम लोग यहाँ लाते हैं, उनका अध्ययन, उनका विश्लेषण करते हैं। अब मुख्य चीज़ें शुरू करने से पहले आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट जो growthmounteducation.com से रजिस्टर्ड है, आप उसके ऊपर विजिट कीजिए और वहाँ आप सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो रिसोर्सेस है वो आप पा सकते हैं। यह सारी चीज़ें भी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग वहाँ उपलब्धि है, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई भी मीडियम के, कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हो, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, दोनों के लिए अनुकूल भाषा में चीज़ें उपलब्ध है। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आप आज ही हमारे साथ लॉगिन कीजिए, आज ही हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, वहाँ से आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे। तो आप आज ही हमारे साथ इन प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। और रही बात इस माध्यम की जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इस माध्यम को जो महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी है और सामान्य अभ्यास की तैयारी करना चाहते हैं, संधि सेवाओं को एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के उनके लिए जो है हम उनको उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आप उन तक हमारी चैनल को पहुंचाइए, हमारा रेफरेंस दीजिए। अब शुरू करेंगे मूल चर्चा आज की, जो थोड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिनको एक स्पेसिफिक, एक विशेष मोडस ऑपरेंडी से में देखना है। ठीक है, सबसे प्रथम हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लेते हैं, फिर पृष्ठभूमि देखते हैं, फिर अगर कोई ऐसे जो है लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं तो उनको देखा जाता है, दोनों पक्षों के तर्क वितर्कों को देखा जाता है, एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाती है और अंततः इस फैसले के प्रभाव एवं इसके महत्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ सेम चीज़ें हमें देखनी है इंट्रोडक्शन, मगर इस केस के बारे में जो प्रथम बिंदु कहता है कि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच डेल्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दैट वाज डिड्यूस्ड इन केशवानंद भारती केस। यस, जैसे हमने देखा कि केशवानंद भारती केस बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा प्रस्थापित की, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड सम ऑफ द एलिमेंट्स एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स है, या फेडरलिज्म है, या सेपरेशन ऑफ पावर्स है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही एक लूज अवधारणा बनाई, बहुत ही ब्रॉड थी कि भाई इन तत्वों को यहाँ संविधान के मूल तत्वों के रूप में पहचाना गया है और उनको पार्लियामेंट या संसद अपने बल से, अपनी शक्तियों से उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकती। तो ये केशवानंद भारती का केस था। इसमें भी, इस जो है फैसले में भी ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ भी सेम बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उससे संबंधी ही बात आई, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल जो क्वेश्चन था वो था कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक मार्गदर्शक सिद्धांत, ये नीति निर्देशक सिद्धांत आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में संतुलन, इनमें से कौन प्रभावी है, यही तय करना था। ठीक है, सरकार इसका पक्ष ले रही थी, इसके बलबूते पर सरकार फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघित करना चाहती थी, उल्लंघन कर रही थी इनफैक्ट, एवं जो पिटिशनर थे वे फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखने की बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार जो है वे ऊपर रहना चाहिए, राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो उसके पश्चात आना चाहिए। तो ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप
यहाँ बनना चाहिए। तो ऐसा इस फैसले में कहा गया है और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में ये फंडामेंटली बेसिक डॉक्ट्रिन के साथ जो है जुड़ा हुआ है। प्लस इस फैसले के तहत जो जुडिशियल रिव्यू की न्यायिक हमारी जो शक्तियाँ थी वो भी रिस्टोर की गई, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन आया वो अपने आप में बहुत ही बुरा था, क्योंकि उसने केशवानंद भारती का जो वर्डिक्ट था उसको उलट करने के लिए, उसे नलीफाई करने के लिए, उसकी जो असर है वो शून्य करने के लिए वो संवैधानिक संशोधन लाया गया था। और लगभग सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ही अधिक रूप से बढ़ाई गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इस अमेंडमेंट ने सरकार को अधिक शक्तियां दे दी, संसद को अधिक शक्तियां दे दी, यहाँ तक कि भाई फंडामेंटल राइट्स का भी वे उनको भी रद्द कर सकते हैं, उनको भी रिपील कर सकते हैं। और अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के नीचे नहीं आएंगे, दे विल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रावधानों से सरकार बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी। तो मीनवाइल यहाँ अब यह फैसला आना है, केशवानंद भारती हो गया था मगर कोई 42nd अमेंडमेंट नहीं था। फिर बाद में 42nd अमेंडमेंट आया केशवानंद भारती के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, उसे उलट करने के लिए। फिर बाद में यह फिर से मुद्दा आया जिनमें फिर से बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक डॉक्ट्रिन की बात की गई। अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, 42nd अमेंडमेंट को भी कैसे देखती है एवं यह मुद्दे को भी कैसे देखती है। 5 जजों की बेंच ने इस मुद्दे के ऊपर फैसला दिया था। उन जजों के नाम हमारे पास है जो अकॉर्डिंगली हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। और ऐसे नामों की कोई ऐसी महत्वता नहीं होती है, मात्र और मात्र रेफरेंस के लिए, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए यह नाम का उपयोग किया जाता है। दूसरा बिंदु कहता है कि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वेर पिटिशनर, यानी कि वे याचिकाकर्ता थे मिनर्वा मिल्स लिमिटेड इन द केस एंड यूनियन ऑफ इंडिया वॉज द रिस्पोंडेंट, और यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ जो था वो प्रतिवादी था, भारत संघ। क्योंकि यहां सरकार ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जबरदस्ती उन्होंने नेशनलाइज किया और एक ऐसा कारण दिया कि भाई मिनर्वा मिल्स जो है उसका जो प्रबंधन है, प्रशासन है, वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसी जो है ग्राउंड पर सरकार ने इस कंपनी को जो है इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया या इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, और उसके ही सामने इनके जो ऑनर्स थे वे सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है, सो दिस वाज द केस। अब यहाँ समझना है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है उनकी नेशनलाइजेशन की शक्ति जो है वो कहां तक है, क्या ये असीमित है, क्या ये सीमित है, ये तय करना था। और ये तय यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरीके से किया है, जो हम लोग आगे अकॉर्डिंगली देखेंगे। ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। अब हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी है कि दरअसल हुआ क्या और यह पूरा मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे है। माइंड मैप के जरिए ही देखना है ताकि चीज़ों को त्वरित ही जो है समझा जा सके। मिनर्वा मिल लिमिटेड वॉज अ टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंपनी विच वॉज लोकेटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका, यानी कि बेंगलुरु कर्नाटका स्थित यह एक कापड़ जो है आप कह सकते हो कि यह उद्योग था। इट वॉज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन 1970। The central government appointed a committee under Section 15 of the Industries Development Regulation Act 1951 to investigate the affairs of the Minerva Mill। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ने एक ग्राउंड दिया जो बहुत ही आप कह सकते हो कि इट वॉज नॉट एन इफेक्टिव रीजन। ठीक है, और बताया कि भाई जो प्रशासन है वो अप टू द मार्क नहीं है, इसको सुधारने के लिए सरकार ने यह पूरी की पूरी जो कंपनी है वो खरीद ली, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। मगर उससे पहले उन्होंने इन चीज़ों को जो है आप कह सकते हो कि इन चीज़ों को प्रस्थापित करने के लिए यह कमेटी की रचना की, जिन्होंने इनके अफेयर्स में देखना शुरू किया। द गवर्नमेंट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर हैड बीन अ सब्सटेंशियल फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मिल। The committee submitted its report to the central government in January 1971. On the basis of this report, the government passed an order under Section 18A of the Industrial Development and Regulation Act 1951, authorizing the National Textile Corporation Limited to take over the management of Minerva Mills। सरकार को लगा कि भाई इनका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, प्रबंधन प्रशासन जिनकी असर यहाँ सेल्स तक आ रही है, इनके प्रोडक्शन तक आ रही है, अल्टीमेटली
इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आ रही है। तो ऐसे में सरकार ने एक ऑर्डर जो है पसार किया या घोषित किया, नोटिफाई किया, अधिसूचित किया on the basis of the report submitted by the committee which was made under section 15 of Industries Regulation and Development Act 1951। ठीक है, तो इसी के तहत फिर से सेक्शन 18A का उपयोग करते हुए सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को मिनर्वा मिल्स कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर करने का एक आदेश जारी कर दिया। ठीक है, दो चीजें यहाँ, इंडस्ट्रियल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 1951 कानून की समझनी है। दो उसके प्रावधान है, एक सेक्शन 15 जिसके तहत उन्होंने कमेटी का निर्माण किया सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और दूसरा 18A जिसके तहत उन्होंने टेक ओवर या राष्ट्रीयकरण की बात करी। अब उसके पश्चात द ऑर्डर वाज पास्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट द अफेयर्स ऑफ द मिल आर बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर हाईली डिटरमाइंड टू पब्लिक इंटरेस्ट। यस, तो यहाँ उनका ग्राउंड ये था कि भाई यह जो मिल है इनका जो ट्रांसफर है मैनेजमेंट का या ओनरशिप का फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, ये अपने आप में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये राष्ट्र हित में ही है, ऐसा सरकार ने अपना बचाव किया। मिनर्वा मिल्स वाज नेशनलाइज्ड एंड टेकन ओवर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। यस, तो सरकार ने इस कानून का उपयोग करके इसको सिख बताया, पहले तो इसे नादुरुस्त बताया, और सरकार जो है उसने पूरे का पूरी मिल टेक ओवर कर ली। Minerva Mills and other petitions challenged the following in Supreme Court. Yes, so these were the questions which were challenged against the Supreme Court by the stakeholders। ठीक है, जो इनके ऑनर्स थे, इनके अन्य स्टेक होल्डर्स थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई और कुछ सवाल यहाँ पूछे गए हैं जो यहाँ रेखांकित किए गए हैं। सबसे प्रथम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। यस, जिनके तहत इसका नेशनलाइजेशन किया गया, सबसे प्रथम तो उसका ही जो है स्टेटस किया है, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो पूछा गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑर्डर दैट ऑथराइज्ड द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द मिनर्वा मिल। गवर्नमेंट ऑर्डर की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो भी यहाँ निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इंसर्टेड द नेशनलाइजेशन एक्ट एज एंट्री 105 इन 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो यहाँ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के भी एक प्रोविजन को चैलेंज किया गया और पूछा गया कि भाई जिस संवैधानिक संशोधन से यह जो नेशनलाइजेशन एक्ट है जिसको 9th शेड्यूल में डाला गया, और जैसे मैं मालूम है कि 9th शेड्यूल जो है वो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, तो यहाँ क्या ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यह प्रावधान क्या यह संवैधानिक है, क्या ये असंवैधानिक है, ये प्रश्न भी यहाँ पूछा गया। चौथा प्रश्न यह था कि वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ वन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 4 एंड 55 ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो मैंने बताया कि जो केशवानंद भारती के इस पूरे फैसले को उलट करने के लिए था, उसे नलिफाई करने के लिए था, और सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ों को बदल दिया संविधान में, और ऐसा बदला कि भाई जो सारी शक्तियाँ थी वो संसद में, सरकार में केंद्रित हो गई। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ चीज़ें थी जो इन मिनर्वा मिल्स के पिटिशनर्स के द्वारा सरकार को या जो सुप्रीम कोर्ट को पूछी गई। देखिए, दो तीन चीज़ों का जो जिक्र है या इसको समझ लेते हैं कि भाई सेक्शन 4 और 55 जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, एंड उसके जो अंदर के क्लोज है, इंटरनल क्लोज है, वो किससे रिलेटेड है। देखिए, सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट स्टेट्स दैट इट notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the state towards securing all or any of the principle laid down in Part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 and Article 19। देखिए, यहाँ सेक्शन 4 में क्या लिखा गया कि भाई सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के भाग 4 में प्रस्तावित सिद्धांतों को परिपूर्ण करने के लिए है, और अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार धारा 14 का हनन कर रहे हैं, 19 का हनन कर रहे हैं, 21 का हनन कर रहे हैं, किसी का भी हनन कर रहे हो, 13 का कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज नॉट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
ठीक है, ये कतई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक चीज़ें ही है, क्योंकि सरकार अपने आप में यहाँ डीपीएसपी के कुछ प्रावधानों को, कुछ सिद्धांतों को अमलीकरण उनका करना चाहती है। तो ये यहाँ एक सेक्शन 4 में ये चीज़ें उमेरी गई। सेक्शन 55 states that section it is made an amendment to Article 368, yes, or it inserted clause 4 and clause 5 under Article 368, yes। इसमें इस पर्टिकुलर धारा ने धारा 368 में फेरफार की है और उसमें कुछ जो उपधारा है उनका इजाफा किया, उनको जोड़ा गया, which are clause 4 and clause 5, which reads, clause 4 reads as no amendment of this constitution, including the provision of part 3 made or purporting to have been made under this article, whether before or after the commencement of the section 55 of the constitution, 42nd amendment act 1976 shall be called in question in any court or any ground। yes, तो यहाँ ये कहा गया कि भाई ऐसा कोई भी अमेंडमेंट इंक्लूडिंग पार्ट 3, ठीक है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो संसद के द्वारा किया गया है संविधान में, वो किसी भी भारत की कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि किसी भी अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता सिंपली। एंड क्लॉज 5 रीड्स, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाटएवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस आर्टिकल। यस, और इसी आर्टिकल का यानी कि सेक्शन 55 का जो इफेक्ट आया आर्टिकल 368 के ऊपर, तो अब आर्टिकल 368 की मदद से पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अनलिमिटेड पावर के साथ उसे टेम्पर कर सकता है, उसे उसमें संशोधन कर सकता है, चीज़ें जोड़ सकता है, चीज़ें निकाल सकता है, ठीक है, और उसके स्वरूप में भी फेरफार कर सकता है। तो ऐसे कुछ प्रावधान यहाँ 42nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, जिनकी बदौलत संसद या सरकार जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गई, उनको असीमित शक्तियां मिल गई। अब हमें आर्ग्यूमेंट्स की चर्चा करनी है, तर्क वितर्क दोनों पक्षों में देखना है, मगर सबसे प्रथम यहाँ पिटिशनर्स का पक्ष सुनेंगे, फिर बाद में रिस्पोंडेंट यानी कि भारतीय संघ की बात सुनेंगे। पिटिशनर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 4 and 55 of the constitution, which means 42nd amendment act 1976 on the grounds that though by article 368 of the constitution parliament is given power to amend the constitution, that power cannot be exercised so as to damage the basic feature of the constitution or so as to destroy its basic structure। yes, यहाँ उन्होंने सबसे प्रथम तर्क यही रखा कि भाई ठीक है, संसद को शक्ति मिली है धारा 368 भारतीय संविधान की धारा 368 के तहत संविधान के संशोधन की, मगर इसका मतलब यह नहीं कि संसद जो है वो इस धारा का उपयोग करके, इस धारा में निहित शक्तियों का उपयोग करके संविधान के जो मूलभूत ढांचे हैं उनको नुकसान करे या कोई ऐसा फेरफार करे जिससे संविधान के मूल ढांचे को, उसके मूल तत्वों को नुकसान हो रहा हो। तो ये पहला तर्क यहाँ पिटिशनर के द्वारा दिया गया। दूसरा, दे ऑल्सो चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स 39th अमेंडमेंट एक्ट विच इंसर्टेड द सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 एज एंट्री 105 इन द 9th शेड्यूल, जो हमने देखा कि भाई ये भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा कैसे है, चीज़ों को 9th शेड्यूल में आप डाल दो कि भाई वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाए। दे ऑल्सो चैलेंज द प्राइमेसी गिवन to the directive principles of state policy contained in part 4 over the fundamental rights conferred by part 3 of the constitution। yes, उन्होंने ये भी पूछा कि भाई ये बात अज़म नहीं हो रही है कि भाई सरकार क्यों डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को प्राधान्य देना चाहती है फंडामेंटल राइट्स की तुलना में या मौलिक अधिकारों की तुलना में। तो ये बात भी या ये प्रश्न भी पूछा गया उनकी याचिका में। They argue that section 55 of the constitution 42nd amendment act deprived that of their right to seek legal remedies as the concerned section bars the judicial review। yes, यहाँ legal remedies की डिनाई की गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिली अमेंडमेंट्स को, जैसे यहाँ सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फेरफार किया गया, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी वॉइड है। ऑन द अदर हैंड द रिस्पोंडेंट्स आर्ग्यू, अब संघ सरकार जो भारत सरकार है उनकी बारी है, उनके तर्कों की बारी है। उन्होंने क्या बताया, सबसे प्रथम बिंदु, दैट द इश्यू फॉर्मुलेटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, दैट इज वेदर द प्रोविजंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिप्राइव द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सुप्रीमेसी एंड मेड देम सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अल्ट्रा वायर्स एंड अल्ट्रा वायर्स द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज टू वाइड एंड एकेडेमिक। ठीक है, तो यहाँ सरकार ने पक्ष रखा कि भाई बात यह है कि संसद की शक्तियाँ जो है संविधान को लेकर वो असीमित है,
उसके संशोधन को लेकर भी असीमित है एवं उसके अमलीकरण को लेकर भी असीमित है। यानी कि सरकार अब तय करेगी कि भाई किसको प्राधान्य देना है, किसको प्राधान्य नहीं देना है, क्योंकि तब तक 42nd अमेंडमेंट आ गया था एंड सरकार जो है वो ठीक ठाक पावरफुल हो चुकी थी। The Union of India argued that securing the implementation of directive principles by elimination of obstructive legal procedure cannot ever be said to destroy or damage the basic structure of the constitution। उन्होंने ये बताया कि भाई नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनके अमलीकरण के लिए कुछ चीज़ों को हटाना, कुछ नियमों को हटाना, वो अपने आप में संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं है। इट कैनॉट बी कॉल्ड टेम्परिंग विथ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Further, law made for securing the objective of Part 4 would necessarily be in the public interest। और यह भी बताया कि भाई देखिए भाग 4 के तहत जो कानून बना है, सरकार ने यह तर्क रखा कि भाई भाग 4 जो कल्याणकारी चीजों की ही बात करता है, तो अगर उनके तहत कोई कानून बना है तो सरकार को लगता है कि जो है यहाँ कोई ऐसी संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करने की या उनको नुकसान करने की कोई योजना नहीं है और वो जो है राष्ट्रहित में, लोकहित में ही रहेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बीइंग themselves fundamental in the governance of the country, no amendment to achieve the goals specified in the directive principles can even alter the basic structure of the constitution। It further argued that the law which fulfills the directive of Article 38 is incapable of abrogating fundamental freedoms or damaging the basic structure of the constitution, in as much as the structure itself is founded on the principles of justice, social, economical and political। yes, यहाँ सरकार ने ये तक रखा कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी है वो अपने आप में वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। उनमें जो सिद्धांत है वो वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट कब हासिल होगा, जब इक्वलिटी होगी। इक्वलिटी कहाँ कहाँ होगी, सोशियो इक्वलिटी होगी, इकोनॉमिक होगी, जस्टिस में होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए तो आर्टिकल 4 के तहत यह कानून बना है, तो यहाँ कोई मूलभूत ढांचे को उल्लंघन करने की बात नहीं है। The deprivation of some fundamental rights for the purpose of bringing about a social order to achieve social, economical, political justice cannot possibly amount to a destruction of the basic structure of the constitution। yes, तो यहाँ यही बात की गई है घूम फिर के सरकार के द्वारा कि भाई अगर सोशल ऑर्डर को अच्छा बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को एक समान बनाने के लिए, एक समतुल समाज बनाने के लिए अगर कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़ दिया जाए कुछ समय तक, निर्धारित पूर्व निर्धारित समय तक, तो उसमें कोई जो है संविधान को या लोगों के आप कह सकते हो कि अधिकारों को लेने की बात नहीं है, उनको वंचित रखने की बात नहीं है। ऐसा पक्ष यहाँ सरकार ने रखा। फिर द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड, जैसे काफ़ी सारे लीगल इश्यूज थे, उनकी चर्चा की गई है, जिनमें सेक्शन 4 and 15 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर वॉइड। क्या वो वॉइड है, मगर वो तय अब सुप्रीम कोर्ट करेगी जो है अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, फैसले के माध्यम से। Whether the directive principles of state policy contained in Part 4 of the Constitution can have primacy over the fundamental right? Yes, तो ये दो मुख्य क्वेश्चन थे कि क्या मौलिक अधिकारों के ऊपर राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो ये दो प्रश्न यहाँ मुख्य थे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जजमेंट की बारी है, फैसला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the introduced clause 5 of Article 368 transgresses the limitations of amending power of Parliament and hence unconstitutional। Yes, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है गिनाया था, क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती में बहुत ही अच्छा फैसला दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया और एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। मगर ऑन द अदर हैंड सरकार जो है वो कुछ और चाहती थी, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम होना चाहती थी। तो इन दैट केस अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है एक अपॉर्चुनिटी में था कि भाई ऐसा कोई मुद्दा है जिसमें वे चीज़ें और स्पष्ट बनाए। एक मुद्दा आया मिनर्वा मिल्स का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रथम 42nd अमेंडमेंट से धारा 368 में जो 5वीं क्लोज डाली थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। Since clause 4 and 5 of Article 368 are interrelated, the court declared clause 4 too as unconstitutional। कोर्ट ने बताया कि भाई ये दोनों इंटररिलेटेड है, जो हमने यहाँ देखा ये दोनों इंटररिलेटेड है। ठीक है कि भाई नो अमेंडमेंट अकाउंट्स फॉर जुडिशियल रिव्यू या इज लायबल फॉर जुडिशियल रिव्यू, और दूसरे में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ पार्लियामेंट इज अनलिमिटेड। तो ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे प्रथम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या
असंवैधानिक घोषित कर दिया। Clause 5 of Article 368 removed all limitations on the amending power of the Parliament, and Clause 4 deprived the courts of their power to review any amendment to the Constitution. Yes, ये दोनों इंटररिलेटेड है। तो सबसे प्रथम सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को void या असंवैधानिक घोषित कर दिया। Court opinioned that if courts are totally deprived of the power to review, the fundamental rights conferred upon the people will become a mere adornment, because rights without remedies are as writ in water. Clause 4 of Article 368 totally deprives the citizen of a right guaranteed by Article 32. Yes, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि भाई यह बेसिक स्ट्रक्चर की बात है कि जहां राइट होगा वहां रेमेडी होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर रेमेडी नहीं है तो राइट्स जो है वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगे, उनका उल्लंघन ही होता रहेगा और नागरिकों को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। और जो क्लोज 4 था वो कोर्ट को फुल्ली डिप्रीव करता था, फुल्ली उसको वंचित रखता था जो है ऐसे चीज़ों को जुडिशियल रिव्यू के तले लेने के लिए। तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी। The active principles of state policy are fundamental in the governance of the country, and fundamental rights occupy a unique place in the lives of civilized society. Yes, दो चीजें यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रखी कि भाई जो डीपीएसपीज है वे प्रबंधन, सुशासन या शासन का एक प्रमुख तत्व है, एक मूलभूत तत्व है, उसमें कोई जो है शंका नहीं। मगर सामने जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी भी सभ्य समाज का एक विशेष जो है एक आप कह सकते हो कि अलंकार है, और उसकी जगह जो है वो थोड़ी सी विशेष रहती है, अधिक विशेष रहती है। पार्ट 3 and 4 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रिवोल्यूशन एंड दे टुगेदर आर द कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पार्ट 3 और पार्ट 4 को अलग देखना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया। जो हम लोग देख रहे हैं, दोनों के बीच में झगड़ा देख रहे हैं कि भाई कौन सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई दोनों एक ही एंटिटी है और दोनों का उपयोग करके हम लोग सामाजिक क्रांति कर सकते हैं। सामाजिक क्रांति करने के लिए दोनों ही जरूरी है, तो ये एक ही इकाई है, दो इकाई नहीं है। The Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between Part 3 and 4. Giving absolute primacy to one over the other will disturb the harmony of the Constitution. Yes, absolute primacy एक के ऊपर किसी को देना वो अपने आप में भारतीय संविधान के ढांचे को डिस्टर्ब कर देगा, उसे स्ट्रेस्ड बना देगा। The Supreme Court held that the harmony and balance between fundamental rights and directive principles is an essential feature of the basic structure of the Constitution. Yes, तो ये दोनों के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, ये भी संविधान के मूल तत्वों का भाग है, संविधान का मूल तत्व है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप में दोनों के बीच में, दोनों महत्वपूर्ण चीजों के बीच में हार्मोनियस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन या बैलेंस्ड रिलेशन रखने का आग्रह किया है। अब इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या इसका महत्व रहा। 4-5 बिंदु है जिनके तहत प्रथम बिंदु कहता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट मेड द चैलेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ अनजस्टिसेबल। यस, 42nd अमेंडमेंट ने क्या बनाया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता। अगर जुडिशियल रिव्यू हो तो कोर्ट मना करे ना कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वॉइड है, इसे रद्द करो। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ही यहाँ कट गई संवैधानिक संशोधन के लिए। Amendment gave unlimited power to Parliament to amend the Constitution. This amendment even gave power to the Parliament to amend the Constitution. Amendment gave power to Parliament to rewrite entire Constitution and turn this democratic nation into totalitarian regime. Yes, तो इतनी शक्तियाँ सरकार में निहित हो गई थी 42वें संवैधानिक संशोधन से, जिसको यहाँ अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे उलट किया गया। However, Apex Court in Minerva Mill case held some of the provisions of 42nd Amendment Act unconstitutional and thus saved the democracy from turning into a totalitarian state. ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक देश को सरमुख्तियारशाही बनाने से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया इस पर्टिकुलर फैसले से, तो ये इसका महत्व है। Minerva Mill case substantiated the basic structure doctrine by holding that the balance between fundamental rights and directive principles of state policy as being the part of basic structure of constitution. Yes, तो इनके बीच में जो बैलेंस है या जो हार्मोनियस रिलेशन है वो बना रहना चाहिए, और सरकार के द्वारा जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था उनके कुछ प्रावधानों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और वे अपने आप में पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में नहीं थी, ऐसा सुप्रीम ने निर्धारित किया। तो यही सारी चीज़ें थी जो यहाँ में आज देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। काफ़ी सारे संवैधानिक बिंदु देखे, काफ़ी सारी स्टैटिक बातें भी हमने समझी।
और एक जो है पूरे स्टडी को, पूरे केस स्टडी को समझने के लिए एक हिस्टोरिक एस्पेक्ट भी हमने देखा था। अब मिलेंगे हम इसी श्रृंखला के एक और लेक्चर में, एक और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे ही महत्वपूर्ण फैसले के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। साथ ही आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी चैनल देखते रहिए। इस श्रृंखला के साथ हमारी जो इम्पोर्टेंट लॉज की श्रृंखला है वो भी चल रही है, वो भी आपको प्रबुद्ध करने में उपयोगी साबित होंगी। तो मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।